हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म किया है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझा है कि एनसीईआरटी में क्या बताया गया है और प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में क्लिक करिए। आपको वहाँ सारी ही वीडियोज़ उन्हीं सीक्वेंस में मिल जाएंगी जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में टॉपिक्स को लिखा गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एनसीईआरटी कौन कौन सी लाइन को आपको ध्यान से समझना है उस पर बात करेंगे। चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा सा इन्होंने थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया है और बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे बनाया जा सकता है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लिखे हुए हैं, डेटा लिखा हुआ है जिसको पढ़ते में बच्चे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल इसे ऐसे याद कर लेना जैसे कि 9th-10th क्लास में आप हिस्ट्री सिविक्स के आंसर याद किया करते थे। आगे के टॉपिक्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझाया, कैसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बताया कि वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें कि मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे एड्स वगैरह इन सब के बारे में बताया और लास्ट में बताया असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि अगर शादी के 2 साल बाद भी लगातार ट्राई करने के बावजूद बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तब भी प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पा रही है तो फिर एक कपल के पास और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिससे कि लेडी कंसीव कर सके। तो पहला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अहमियत रखता है, इसलिए हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अहमियत देते हुए सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं शुरुआत में एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। You have learned about human reproductive system and its function chapter 3। हमने चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, वही बात यहाँ पर ये कह रहा है। नाउ लेट डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। What do we understand by this term? क्या मतलब है इस लफ्ज़ का? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal function। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है। इस टर्म का सिंपल सा मतलब है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और उनके फंक्शंस नॉर्मल हैं तो इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा। आगे एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा और एलिबरेट किया, कहा कि हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव and includes the emotional and social aspects of reproduction। इसमें इन्होंने emotional and social aspects of reproduction को भी include किया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि reproductive health से मतलब होता है healthy reproductive organs with normal function और उसके अलावा emotional and social aspects of reproduction। इससे क्या मतलब है, अभी ये बात क्लियर हो जाएगी। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो WHO की डेफिनेशन आपके एग्जाम में और कंपटीशन में कई बार आ चुकी है, आप इसे ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि WHO के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है अ टोटल वेलबींग, अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो आपको ये 4 लफ्ज़ याद रखने, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से एस्पेक्ट कवर किए हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। तो आगे इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ टॉपिक को शिफ्ट किया एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की तरफ। इन्होंने बताया कि एक सोसाइटी को विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी जब कहा जा सकता है कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हों, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हों और इसके अलावा उनके बीच में नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन होता हो अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो अगर नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शन होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस सोसाइटी में
मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्राथमिकता ना दी जाती हो, कि मेल चाइल्ड अगर घर में पैदा हो रहा है तो ज़्यादा खुशियाँ हो रही हैं, फीमेल चाइल्ड हो रहा है तो सबका मुंह उतर जा रहे हैं लड़की अगर पैदा होती। ऐसा ना हो कि उस सोसाइटी के अंदर सेक्स अब्यूज़ होते हों, छोटे बच्चों के साथ सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हों, अनहाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ना हो, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की केयर की जाती हो, डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे दोनों का ध्यान रखा जाता हो। तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में अगर नॉर्मली सोसाइटी बिहेव करती है, उनकी सोच नॉर्मल है, उनके बिहेवियर, उनके एक्ट नॉर्मल है, तो ऐसी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहा जाएगा। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? तो उन्होंने बताया कि क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में और हम कौन कौन से मेथड से उसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। शुरुआत में बहुत खूबसूरत सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नीट एग्जाम में से कई बार सवाल आ चुका है कि इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट action plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal, and these programs are called family planning program and were initiated in 1951. दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने की एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए नेशनल लेवल पर टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके बारे में भी हमारी बात चल रही थी। इन प्रोग्राम्स को नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आपको याद हो, बहुत मशहूर स्लोगन आपने टीवी वगैरह में ऐड में दीवारों पर लिखा देखा होगा, हम दो हमारे दो, यानी वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कितनी ज़बरदस्त सा स्लोगन दिया गया था। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दुनिया में सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किए गए थे 1951 में। बाद में इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से, और जिसमें बच्चों की देखभाल के बारे में बात हुई, क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी नहीं होंगे तो आने वाले समय में वो पूरा नेशन डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा। तो एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई कि इंडिया और दुनिया की पहली कंट्री है जिसने कि एक्शन प्लान और प्रोग्राम को स्टार्ट किया नेशनल लेवल पर, यानी कंट्री लेवल पर, टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। और इन प्रोग्राम्स को नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, और ये इंडिया में स्टार्ट किए गए थे 1951 में। ये डेट कई बार कॉम्पिटिशन में आ चुकी है, इसलिए आप 1951 याद रखेंगे। एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, जो कि पिछले कई सालों से, एक डिकेड 10 साल का होता है, पिछले कई सालों से इनको असेस किया जा रहा है। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs। कुछ और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं दूसरे नाम से, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और इन प्रोग्राम्स के अंदर लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाती है about reproduction related aspects and providing facilities and support, और लोगों को facilities और support provide किया जाता है for building up a reproductively healthy society, अब कैसे facilities और support provide किए जाएंगे, जैसे गांव देहात के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हों जो कि लोगों को गाइड कर सकें किस तरीके से आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में कैसे गैप कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के वक्त लेडी का क्या ख्याल रखना चाहिए, और डिलीवरी के बाद मदर बच्चे के केयर के बारे में वहाँ पर लोगों को समझाएं। तो यही इन्होंने कवर किया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर। दो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, एक तो ये कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। और ये ऐसी फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जा सके, आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया से क्या मतलब हुआ? देखो, पहले ज़माने में, जैसे कि अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस ज़माना है, लेकिन अब से हम 20-30 साल पहले देखते तो लोगों के घर में रेडियो हुआ करते थे जिस पर कि लोग न्यूज़ वगैरह सुना करते थे, ऐड सुना करते थे। तो ऑडियो उस ज़माने में ज़्यादा फेमस है। टीवी बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ करते थे। विजुअल मतलब कि टीवी वगैरह से देखकर आप, और प्रिंट मीडिया मतलब कि पैम्फलेट्स वगैरह छपवा कर या दीवारों के ऊपर, जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर आप ऐड लिखे हुए देखते हैं, हम दो हमारे दो, और इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह के ज़रिए लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल यानी रेडियो, टेलीविज़न एंड प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर और जो दीवारों वगैरह प्रिंट कर देते हैं, गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स
टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब इन्होंने ये समझा है किस तरीके से एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्थी बनाया जा सकता है। तो ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया के जरिए गवर्नमेंट और काफ़ी सारी एनजीओज़ ने, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिसमें कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स हैं, कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स एंड फ्रेंड्स also have a major role in dissemination of the above information। और यहाँ पर मैं बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स, वो बच्चों को गाइड करेंगे। क्लोज रिलेटिव्स, जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो बता सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा टीचर्स और फ्रेंड, इसीलिए 11th-12th क्लास के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं ताकि टीचर अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को बातें समझा सके कि क्या क्या इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपके ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन में यहाँ से कौन कौन से सवाल आते हैं। Also major role in dissemination of the above information। Introduction of the sex education in school, इसी वजह से स्कूल्स में आपको सेक्स एजुकेशन यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। In schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसीलिए पढ़ाया जाता है और प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को, ताकि बचपन में ही आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं और जो बहुत सारे मिथ्स सोसाइटी के अंदर हैं वो बच्चों के अंदर ना रहें, मिस इन्फॉर्मेशन ना रहे, जिसकी वजह से उन्हें आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़े। Myths having misconception about the sexual aspects। Proper information about reproductive organs, बच्चों को reproductive organs के बारे में proper information दी जाए, इसीलिए human reproduction chapter में आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाई गई थी। और एडोलेसेंस, वो एज जिसमें कि एडल्टहुड और चाइल्डहुड को कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि 12 से 18 साल की एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में दे रखा है, क्योंकि इस 12 से 18 साल की एज में काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो इसमें बच्चे के साथ हो सकता है कि वो किसी गलत आदत में और गलत तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। तो एडोलेसेंस के बारे में बच्चे को समझा दिया जाता है क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे और किस तरीके से बच्चा एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करता है। एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में समझाया जाता है जिसकी वजह से कोई सेक्स रिलेटेड डिजीज़ बच्चे को ना हो जाए। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काफ़ी सारी हैं, आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें एक और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी एड्स, इसको इन्होंने अलग से लिखा है, इसीलिए वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। हाँ ठीक है, आगे एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली फर्टाइल कपल्स, ख़ासतौर से फर्टाइल कपल्स को, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और वो लोग जिनकी की शादी होने वाली है मैरिजेबल एज ग्रुप में, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको मालूम हो किस तरीके से प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में समझाया जाता है। पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर, डिलीवरी के बाद मदर की केयर, एंड चाइल्ड, और बच्चे की, पैदा हुए बच्चे की। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लोगों को समझाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या अहमियत है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए मेल फीमेल चाइल्ड एटसेट्रा। वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके अलावा अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करना कि अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो उससे क्या दिक्कत होंगी। ऑफ कोर्स लूट मार शुरू हो जाएगी और लोग छीना झपटी शुरू करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और लोग ज़्यादा हो जाएंगे। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़, ये सब ख़राब चीज़ें सोसाइटी में स्टार्ट बहुत कॉमन हो जाएंगी। सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स need to be created to enable people to think and take up necessary step to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी में समझाया गया कि किस तरीके से एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जा सकती है, कि हम सेक्स एजुकेशन स्कूल में दें और बच्चों के अंदर पहले से ही अवेयरनेस हो, उन्हें पता हो कि एडोलेसेंस के अंदर उनके अंदर क्या चेंजेस पैदा होते हैं। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को पता हो, और ख़ास तौर से उन लोगों को ज़रूर पता हो जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप के अंदर हैं और फर्टाइल कपल्स हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में उनको पता हो, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे की देखभाल बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें लोग मेल फीमेल चाइल्ड को।
और इसके अलावा लोगों को मालूम हो कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए, वरना उसकी वजह से अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बच्चे लगातार पैदा होते चले जाएंगे, ओवर पॉपुलेशन होगी, और उस ओवर पॉपुलेशन के भी काफ़ी सारे असरात सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। Successful implementation of the various action plans to attain reproductive health require a strong infrastructure facilities। उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें अभी डिस्कस हो रही थी, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्शन प्लान्स हों, और जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की, और मटेरियल सपोर्ट की। यहाँ से इन्होंने ये बताया जैसे कि अगर किसी गांव देहात के अंदर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को अवेयरनेस लोगों में पैदा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़रूरत होगी। वहाँ पर आप इस तरीके से हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएं जहाँ पर कि लोग बैठे हों, एक्सपर्ट्स बैठे हों, डॉक्टर्स बैठे हों, जो लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करा सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट से रिलेटेड ये कि लोगों की टाइम पर इन्वेस्टिगेशन हो सकें, और अगर तबीयत ख़राब है तो उन्हें वहाँ पर दवाइयाँ मिल सकें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. These are essential to provide, और ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह का होना, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, डॉक्टर्स का होना, मटेरियल सपोर्ट, दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशंस, इन सब का होना इसलिए ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, एसटीडीज़ हैं, एबॉर्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है, इन सब के बारे में लोगों को इलाज दिया जा सके, उनको अवेयर कराया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। वक्त के साथ साथ चीज़ों को अपडेट करना भी ज़रूरी है ताकि लोग मैक्सिमम बेनिफिट इन तमाम चीज़ों को उठा सकें। आगे इन्होंने बताया है, टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हुए, स्ट्रेचरी यानी लीगली बैन किया जाए एमनियोसेंटेसिस को। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female feticide। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब बच्चा यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है, एक्सट्रामेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, एमनियन। एमनियन और बच्चे के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के कई सारे फंक्शन हैं कि वो बच्चे के लिए एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और इसके अलावा बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, मतलब यूट्रस के अंदर बेबी है और प्लेसेंटा है जिस पर कनेक्टेड, उसी के चारों बच्चे के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है एमनियन, उसमें फ्लूइड भरा था एमनियोटिक फ्लूइड। बाहर से अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोब के जरिए उसे इंसर्ट किया जाता है मदर के एब्डोमेन में, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लिया जाता है सिरिंज में। उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ बच्चे की बॉडी के सेल्स भी आ जाते हैं जो कि लगातार उसकी बॉडी से शेड हो रहे हैं। उन सेल्स को स्टडी किया जाता है ये देखने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और दूसरी कंट्रीज़ में बच्चे का सेक्स भी देख लिया जाता है। हिंदुस्तान में कुछ ये हालत ज़्यादा है, अगर ये पता चल जाए प्रेगनेंसी के दौरान कि डेवलपिंग बेबी गर्ल है तो बहुत सारे लोग उस लड़की को मरवा देते हैं, ऑफ कोर्स इस वजह से कि वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया जाए लीगली, कि वो उससे आप बच्चे का सेक्स पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हो रहा है कि नॉर्मल फीमेल फीटस को मारा जा रहा है। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन डिसऑर्डर टेस्ट है कि बच्चे का सेक्स पता चल जाए, और अगर उसके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो क्यों 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखा जाए, पहले उसे मार दिया जाए बच्चे को, क्योंकि उसमें बच्चे को भी कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में आने के बाद, और मदर को भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को तो इतनी अहमियत नहीं दी, इन्होंने ये बस पता लगाने की कोशिश की कि डेवलपिंग बेबी गर्ल है या बॉय, और जब पता लगने लगा तो फिर नॉर्मल फीमेल फीटस की किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए लीगली इसको हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। तो एमनियोसेंटेसिस पर स्टैच्यूटरी बैन। A fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female feticide। और इसके अलावा दूसरा बताया मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों के टीके लगने चाहिए, एटसेट्रा आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही कंसीडर किया जाता है कि एमनियोसेंटेसिस और मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। Research on various reproduction related areas and are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones। रिसर्च की गई काफ़ी सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में
ताकि गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज की तरफ से, ताकि नए मेथड्स निकाले जा सकें या फिर जो पहले से मौजूद मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में। डू यू नो दैट सहेली, यहाँ पर इन्होंने बताया एक कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट के बारे में, इसका नाम है सहेली। A new oral contraceptive for the females was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI लखनऊ। ये सवाल काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जो सहेली टैबलेट है उसे इंडिया में बनाया गया था CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। काफ़ी बेहतरीन टैबलेट है। इससे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स आती थी उनमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता था। अब क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉइड्स का बॉडी पर इफेक्ट होता ही है। आपने सुना भी होगा जैसे बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग अगर दुबले पतले हैं तो मोटा होने के लिए स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं, तो स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब अगर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स ऐसी यूज़ की जाए कि जो स्टेरॉइड से बनी हुई है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऑफ कोर्स स्टेरॉइड है, तो अब प्रेगनेंसी रोकने के लिए तो टैबलेट बहुत बहुत लंबी खाई जाती हैं, 3 साल तक खाई जाएगी, 2 साल तक खाई जाएगी। इतने लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लेने की वजह से फिर बॉडी के ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट देखे जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया और एक टैबलेट बनाई गई सहेली। ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है। जो केमिकल इसके अंदर मौजूद उसका नाम है सेंटक्रोमिन। इस टैबलेट को खाने से होता क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम के ऊपर मौजूद एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, यूट्रस के ऊपर मौजूद एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल वाली एंडोमेट्रियम जो कि प्रोलिफरेटिव फेज में बनती है वो नहीं बन पाती। ऑफ कोर्स अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं बन पाएगी तो फिर इम्प्लांटेशन कैसे हो पाएगा। इस तरह से प्रेगनेंसी को रोका गया। ये सहेली टैबलेट इंडिया के अंदर बनाई गई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो इसलिए ये सवाल बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा जाता है। वंस अ वीक पहले, हफ्ते में एक बार टैबलेट खानी होती है, उसमें भी कोई स्टेरॉइड केमिकल नहीं है। तो हर तरह से ये बेहतरीन ईजाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फील्ड में। And infant mortality rate, increased number of the couple, better awareness about sex related methods, increased number of the medical assisted deliveries and better postnatal care leading to decrease। इन्होंने बताया कि बेटर अवेयरनेस हो अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, लोगों के अंदर सेक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, और लोग हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराने से रिलेटेड यकीन रखते हों। घर में बुला के जो दाई से डिलीवरी कराते हैं उसमें बहुत दफ़ा केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि जिसमें लड़कियों की डेथ हो जाती है। एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर, और डिलीवरी के बाद माँ का देखभाल, लीडिंग टू डिक्रीज, और जिसकी वजह से होगा क्या, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा तो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाएंगे। डिलीवरी के बाद मदर की डेथ के चांसेस बहुत कम है और बेबी की भी डेथ की चांसेस बहुत कम है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, better detection and cure of the STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems all indicate improved reproductive health of the society। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। तो अगर मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हों और डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे का ध्यान रखा जाए, डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के दौरान मदर का ध्यान रखा जाए, तो इसमें डिलीवरी के बाद मदर के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे के भी मरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और फिर आगे बताया इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल विद स्मॉल फैमिलीज, बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटी छोटी फैमिलीज रखते हो, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ स्टडीज़, वक्त से पहले ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिटेक्शन हो जाए और उनका क्योर हो जाए। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएँ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ऑल इंडिकेट इन इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो ये तमाम चीज़ें रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी के साथ इंक्लूड की गई हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा पोर्शन बोरिंग था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी बता सकूं। अगली वीडियो तक के लिए आपको खुदा हाफिज़।